तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स। आपको पता ही है, अगर पढ़ रहे हैं, अगर नए जुड़े हैं तो हम आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे बेटा, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, आज है सेकंड लेक्चर। क्या है? सेकंड लेक्चर। आज हम लोगों को पढ़ना है आवेश के गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के आवेश के आवेश के गुणधर्मों के बारे में। गुण धर्मों के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इस लेक्चर्स में होने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और बाकी सारी चार्ज की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा एक रिकैप दे देते हैं कि इसके पहले आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लोग बेसिक कहानी को पढ़ चुके हैं। ले भैया, भौकाल हो गया, ये क्या ही हो गया। तो इसमें टाइपिंग वाला लगा था, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ बेटा। ले यार, एक दिक्कत थोड़ी है जीवन में, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। रुको एक सेकंड, इसको इसमें और लो, अब सही है। तो हम लोगों को पढ़ना है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। और इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? वो पढ़ चुके हैं आवेश पढ़ चुके हैं, यानी चार्ज पढ़ चुके हैं। चार्ज कि आखिर आवेश क्या होता है। आवेश के प्रकार पढ़ चुके थे, उसमें यह भी देख चुके थे कि धनात्मक धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ऋणात्मक ऋणात्मक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां थी, आपको याद होगा। चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके ऊपर धनात्मक आवेश, जिसमें चले गए उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश। किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है। किसमें जाते हैं? जिस वस्तु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लिया गया था, एक रेशम का कपड़ा क्या लिया गया था? एक रेशम के कपड़े को कांच की रॉड से जब रगड़ा गया था, इसके ऊपर धनात्मक आवेश आया था, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आया था। क्यों? क्योंकि रेशम के कपड़े की बेटा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है घर्षण द्वारा आवेशन में, और कांच क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल, जैसे वूलन वूलन कपड़े को, यानी ऊन के कपड़े को जब कांच की रॉड पे रगड़ा गया तो क्या हुआ? उल्टी कहानी हो गई। उल्टी कहानी ऐसी हो गई कि कांच के रॉड के ऊपर नेगेटिव आवेश आ गया और वूलन के ऊपर पॉजिटिव आवेश आ गया। सेम कारण, कांच की विद्युत ऋणात्मकता ऊन के कपड़े से ज्यादा है, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे बालों से पिन को रगड़ा, जब बालों से पिन को रगड़ा यानी प्लास्टिक प्लास्टिक और बालों की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए बालों के ऊपर आ गया ऋणात्मक आवेश, पेन के ऊपर आ गया धनात्मक आवेश। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? जब एक आवेशित वस्तु से, चालक वस्तु से किसी अनावेशित चालक वस्तु को टच कराते हैं, आवेश बह करके चला जाता है, उसके ऊपर भी आवेश आ जाता है। चालन द्वारा आवेशन। क्यों बहता है? कारण बहुत जरूरी है। इसलिए आवेश बहता है क्योंकि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो करता है। उच्च विभव से किसकी तरफ? निम्न विभव की तरफ। अरे जिस वस्तु के ऊपर आवेश ज्यादा है उसका विभव ज्यादा है, और एक उदासीन वस्तु को तुमने उससे टच करा दिया, उसका विभव क्या है? कम है। आवेश ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ बहा और चला गया। प्रेरण द्वारा आवेशन की पूरी 3 स्टेप में कहानी थी। पहले स्टेप में किसी उदासीन वस्तु के निकट एक वस्तु को ले गए थे, आवेशित वस्तु को, उसने उसको ध्रुवित कर दिया था। जिस प्रकार का आपको चाहिए क्या आवेश, उसकी विपरीत तरफ की प्रकृति की तरफ से आपने क्या करा दिया था? भू संकर्षित करा दिया था। ऐसी ऐसी कहानी हो गई थी। आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां पढ़नी थी। आज हम लोगों को पढ़ना है आवेश के गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में? आवेश के गुणधर्मों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेटा। तो आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप एक बात बताओ, आवेश क्या है? आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है? कहोगे बेटा, आप लोग कहोगे सर आवेश अदिश राशि है, आवेश में कोई भी दिशा नहीं है।
जब कोई भी दिशा नहीं है तो एक एग्जाम्पल बताना, सिंपल सी कहानी रहेगी। एक वस्तु है, इसके ऊपर 2 कूलम आवेश है। इसके ऊपर कितने कूलम आवेश है? 2 कूलम। और इसके ऊपर 3 कूलम आवेश और आ गया, टोटल कितना हो गया? 5 कूलम आवेश हो गया। सिंपल ऐड हो गया। इसके ऊपर -2 कूलम आवेश है, इसके ऊपर -3 कूलम आ गया, कितना हो गया? -5 कूलम हो गया। इसके ऊपर +5 कूलम आवेश है और इसके ऊपर 3 कूलम आवेश आ गया, कितना हो गया? -3 कूलम आ गया। +5 था, -3 आ गया, तो +2 बचा। क्या बचा? +2 कूलम बचा। सोचो, विचार करने वाला विषय यह है कि आवेश में जब आवेश जुड़ रहे हैं तो साधारण बीजगणितीय नियम जुड़ रहे हैं। 2 + 5 कितना? अरे 3 2 5 होता है, और -3 -2 भी +5 मतलब -5 हो जाएगा। +5 -3 2 होता है। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ अलग देखा क्या? नहीं देखा। यानी आवेशों के जो परिमाण होंगे वो साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़े या घटाए जाएंगे, इसमें कोई भी सदिश योग नहीं आएगा। क्योंकि सदिशों में अलग कहानी होती है क्या? हाँ बेटा, सदिशों में अलग कहानी होती है। जैसे समझना, हमने कहा इस गुटके के ऊपर 2 बल लगे। एक बल लगा 2 न्यूटन का, दूसरा बल लगा 3 न्यूटन का। हमने कि बताओ इस वस्तु के ऊपर कुल कितना बल लगा? कोई कहेगा सर 2 बल लगे हैं, एक 2 न्यूटन का लगा है, एक 3 न्यूटन का बल लगा है, इस वस्तु के ऊपर कुल लगा है 5 न्यूटन का बल। हम कहेंगे गलत बात, बलों के साथ दिशा जरूरी है। अरे इस वस्तु के ऊपर बल इस दिशा से लगा है कि इस दिशा से लगा है? अगर 2 न्यूटन का बल इस दिशा से लगा है और 3 न्यूटन का बल इस दिशा से लगा है तो दिशा विपरीत है तो घट जाएंगे। इस वस्तु के ऊपर कुल बल लगा है कितना? 1 न्यूटन का, जिसकी दिशा ए है। समझ गए? अगर हम कहें कि दोनों सेम दिशा में लगे हैं, यानी ये गुटका है और इस गुटके में 2 न्यूटन का बल इधर लगा है और 3 न्यूटन का बल भी सेम दिशा में लगा है, तो इसके ऊपर कुल बल लगा है 5 न्यूटन का। किसमें लगा है? 5 न्यूटन का। बताओ, 2 कहानी आ गई। क्यों? क्योंकि बल हमारी सदिश राशि है, उसमें हमें सदिश योग के नियम लगाने पड़ेंगे, दिशाओं को लगाना पड़ेगा। लेकिन आवेश हमारी अदिश राशि है, इसमें कोई सदिश नियम नहीं यूज होंगे, इसमें साधारण बीजगणितीय या अंकगणितीय नियम होंगे। चलो ठीक है, इतनी छोटी सी कहानी को समझने के लिए हमने काफी विस्तार में बात कर ली कि आवेश की जो योज्यताएं होती हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है बेटा। हमने कहा था कि एनसीईआरटी की एक एक चीज को आपको समझाने का हमारा ये क्या है, प्रॉमिस है। एक चीज बाहर नहीं जाएगी एनसीईआरटी से, चाहे जो बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो। अगर हिंदी माध्यम है, इस बात को लिख के ले लो, जो यहाँ पढ़ा देंगे उससे बाहर जाएगा ही नहीं, फिर बाद में मूंछ मुड़वा देंगे बेटा। वैसे मूंछ छोटी कम ही है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, देखो समझो, एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखी है? एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, आवेश की योज्यताओं को साधारण बीजगणितीय या अंकगणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जाता है। योज्यता मतलब परिमाण, परिमाणों को, आवेश के परिमाणों को लिखो। नंबर 1 प्रॉपर्टी है आवेश की, आवेश के परिमाणों को, आवेश के परिमाणों को, परिमाणों को साधारण, साधारण मतलब क्या? सिंपल, जानते हो बेटा, इतने तो अंग्रेज तुम लोग ही हो। आवेश के परिमाणों को साधारण बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय या अंकगणितीय, दोनों सेम ही नियम है बेटा, इसमें भी 2x + 2y 4x हो जाता है। ठीक है, या अंकगणितीय, अंकगणितीय, अंकगणितीय नियमों से, नियमों से जोड़ा या, जोड़ा या घटाया जाता है, जाता है। सिंपल सी कहानी थी, पहला नंबर प्रॉपर्टीज हो चुकी है। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से। आवेश का क्वांटमीकरण, वो घड़ी आ गई जिस समय हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस वर्ड पे फोकस करो कि सर इसमें क्या आ गया। अंग्रेजों की भाषा में क्वांटाइजेशन बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा में क्वांटमीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। ये जो शब्द है क्वांटा, क्वांटा, इस पे फोकस करो। तो इसका पहली बार यूज किया आइंस्टीन अंकल ने। आइंस्टीन अंकल ने लाइट के बारे में जब बता रहे थे तो इन्होंने कहा कि लाइट क्या है?
लाइट है क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, एनर्जी समझना बात को, एनर्जी। और इसका मीनिंग क्या था क्वांटा ऑफ एनर्जी? इसका नाम दिया था उन्होंने, नाम दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था? फोटोन। और इसका रियल में मीनिंग क्या था? इसमें रियल में मीनिंग था पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी। या हम ये कह सकते हैं पैकेट क्या होता है? पैकेट में होता है फिक्स अमाउंट। क्या होता है? फिक्स अमाउंट। या हम ये भी बोल सकते हैं क्वांटा का मतलब है बेटा फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी जैसे जैसे हमने एक फिक्स फोटोन बोल दिया, ठीक है, समझो क्वांटा का मीनिंग यहां से क्लियर हो गया। या तो आप पैकेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? पैकेट बोल सकते हो, या बोल सकते हो फिक्स अमाउंट। क्या बोल सकते हो? फिक्स अमाउंट। यानी रियलिटी में ये क्या चल रहा है? आवेश का पैकेटीकरण चल रहा है। क्या चल रहा है? पैकेटीकरण। सोचो, स्टेटमेंट लिखते हैं फिर स्टेटमेंट में विचार करेंगे। क्वांटा मतलब क्या बेटा? क्वांटा मतलब पैकेट, पैकेट। और पैकेट मींस क्या होता है? फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट। यानी आवेश जहां भी मिलेगा एक फिक्स पैकेट के रूप में मिलेगा। आवेश जहां भी मिलेगा उस फिक्स पैकेट के रूप में मिलेगा। वो फिक्स पैकेट क्या है उस पर विचार करना है। सोचना। एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश आया है। हमने कहा बताओ बेटा कौन जिम्मेदार है इसमें धनात्मक आवेश लाने के लिए? कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? निकले हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, या तो चार इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 10 निकले होंगे, 20 निकले होंगे, 30 निकले होंगे। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इस बात को समझ लो। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ उतना ऋणात्मक आवेश लेके गया, तो यहां पे एक प्रोटॉन ने उतना धनात्मक आवेश बना दिया। आपको पता है यानी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटॉन की अधिकता। हमने कहा यहां पे n इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकल गए? n इलेक्ट्रॉन। तो यहां n प्रोटॉनों ने आवेश डेवलप किया होगा, यानी Q बराबर n प्रोटॉन है। मान लो एक प्रोटॉन ने और एक प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो अगर एक प्रोटॉन ने अगर आवेश डेवलप किया होता तो 1 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, दो ने किया होता तो 2 गुणे, 3 ने किया होता 3 गुणे। हमने कहा बेटा n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो n प्रोटॉन अधिक हो गए, तो यहां पे कितना आवेश आ गया? Q बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यानी जब भी आवेश होगा इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। आधा पौन ऐसा नहीं होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी जो n है वो आपकी पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। ओके सर, आपने तो यहां पे पॉजिटिव आवेश की बात कर ली, नेगेटिव आवेश की बात कैसे होगी समझो। हमने कहा इस वस्तु के ऊपर नेगेटिव आवेश आया। जब इस वस्तु के ऊपर नेगेटिव आवेश आया मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके ऊपर आवेश कितना आ गया? Q बराबर -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कहोगे सर आपने यहां से माइनस हटा के यहां कर दिया। हाँ यही है, थोड़ा सा यहां पे क्या करना है आपको दिमाग में लगा के चलना है कि n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, और E की वैल्यू को फिक्स कर दिए, n की वैल्यू को चेंज कर दिए। n की वैल्यू को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा मूल आवेश था, जो फिक्स पैकेट था, उस पैकेट में हमें प्लस और माइनस नहीं रखना था, उसमें फिक्स चीज रखनी थी। जिस इस एक पैकेट पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 × 10 की घात -19, जिसे मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। हमें लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले वो करते हैं, समझो, इसको छोटा करते हैं, यहां लिखते हैं परिभाषा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की लैब है सिस्टम ऑन टॉप, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए लिखते हैं। यहां पे देखो, आवेश हमेशा मूल आवेश का
और मूल आवेश क्या होता है? स्मॉल ई होता है। क्या होता है? स्मॉल ई। आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है बेटा कि जहां भी आवेश होगा वो ऐसे होगा। वो अरे यार है। देखो इसमें देखो, चलो इसी को मिटाते हैं, इसका कोई ज्यादा वो है भी नहीं, समझ में भी नहीं आता। लो, जहां भी आवेश होगा वो Q इक्वल टू एन ई फॉर्मेट का होगा। याद रखना, यही है आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि नेगेटिव आवेश है कि प्लस आवेश है? जो एन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एन की वैल्यू है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कहीं पे आवेश जीरो की बात चल रही है तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है एन की वैल्यू। ठीक है कि भाई जीरो आवेश है मतलब एन की वैल्यू जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन ना तो निकला है ना तो आया है। बस एन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी आपको अपने मन से दिमाग में लगाना है कि कोई वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। जैसे हमने कहा किसी वस्तु पर 900 इलेक्ट्रॉन आए तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू -900 लिखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर अधिक हो रहे हैं। हमने कहा किसी वस्तु से 900 इलेक्ट्रॉन निकले तो आप एन की वैल्यू को प्लस सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू में ही आपको खेल करना है, ई की वैल्यू में कोई खेल निकलना है। ई फिक्स पैकेट है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फिक्स कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसे बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है? नहीं, ना इलेक्ट्रॉन का है ना प्रोटॉन का है, मूल आवेश है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि ना तो इसको प्लस किया ना तो इसको नेगेटिव। इसको अब ऑलरेडी प्लस होता है, जो ना तो प्लस होता है नेगेटिव वो ऑलरेडी प्लस ही होता है। अब कहोगे सर प्रोटॉन का आवेश है? नहीं बेटा, वो एक फिक्स पैकेट का आवेश है। एन की वैल्यू डिसाइड करेगी कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्लियर है कहानी? क्लियर है? ठीक है, ठीक। चलो देखो ये है। अब चलते हैं एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर चलते हैं आवेश के उसके ऊपर। हमने कहा कि किसी पिंड पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उस वस्तु पर कितने आवेश, उस वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ और जो आवेश उत्पन्न हुआ उसकी प्रकृति क्या है? यानी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? समझना बात को, समझना। देखो यहीं से क्लियर हो गया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। आवेश कैसा है? आवेश बेटा नेगेटिव है। प्रॉपर्टी कैसी है उसकी? नेगेटिव है। कैसी प्रकृति है? नेगेटिव है। अब Q बराबर एन यूज कर लो, एन इंटू ई। अब देखो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू आ रहे हैं ना तो -10⁹, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इंटू ई की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और -19 में से +9 जाएगा, कितना बचेगा? -10 आ गया। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन है 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ? कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ? बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। 1 कूलम आवेश है बेटा। कितना है? 1 कूलम आवेश। यहां से यही पता चल जाएगा कि 1 कूलम आवेश कितना बड़ा है। भाई प्लस है क्योंकि हमने -1 कूलम नहीं लिखा, +1 कूलम लिखा है। Q इक्वल टू एन ई।
कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, n का मान निकालना है, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, दशमलव हटा 0 हो गया, माइनस 19 ऊपर गया, प्लस 19 हो गया 10/16 गुणे 10 की घात प्लस 19, 2 से कटा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये 50 कर दो, 50/8 गुणे 10 की घात प्लस 19, 8 का जो है भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 25, 8 45, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 45, कितना आ गया 6.25 इंटू 10 टू दी पावर, यहां पे देखो हमने 50 किया था, ये 19 नहीं 18 हो गया, कितना हो गया 18। ध्यान से देखना यहां पे दशमलव को यहां किस आते हैं 625 गुणे 10 की घात कितना 16, 625 के ऊपर 16 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सोचो बेटा, इकाई दहाई सैकड़ा में गिनने का प्रयास करो, नहीं गिन पाओगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, भाई नहीं गिन सकते तुम, इतनी बड़ी संख्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कूलम आवेश को डेवलप करने के लिए स्थानांतरण होंगे, सिर्फ एक कूलम आवेश। इसीलिए एक कूलम आवेश क्या है, एक कूलम आवेश बहुत बड़ा मात्रक है, क्या है मतलब बहुत बड़ा यूनिट है। इसीलिए हम लोग माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, इन सब चीजों का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए करते ही हैं क्योंकि एक कूलम आवेश क्या है बहुत बड़ा है। अब क्वेश्चंस करना, जो भी ना आए तो हमसे पूछना, कमेंट बॉक्स में पूछना, कहीं भी पूछना। टेलीग्राम गौरव ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप भी बना है, जो भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हुआ करे वहां ही पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम हमारी लिंक है, इसके अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाएंगे, फेसबुक की लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं आवेश के गुणधर्मों पे। अरे कहोगे सर आवेश के गुणधर्म तो चल ही रहे हैं। आवेश के गुणधर्मों में एक और गुणधर्म है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है बेटा। सोचो, ये जो संरक्षण का सिद्धांत जो शब्द है ना, इसमें एक लाइन आपको फ्री में मिलेगी, वो मिलेगी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ याद करो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपने क्या पढ़ा था, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, इसके आकार में, इसकी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हो। भाई मान लो आपके पास कोई वस्तु रखी है 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की, आप इसका चूरमा बना दिए, क्या बना दिए चूरमा बना दिए, आपने इसके आकार में परिवर्तन कर दिया, किसमें कर दिया आकार में। भाई आपने इसको पिघला के इसको गैस बना दिया, इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये चाहे ठोस रहे, चाहे गैस रहे, चाहे चूरमा रहे, 1 किलोग्राम है तो 1 ही किलोग्राम रहेगा। मतलब इसको आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हो। कहोगे सर आइंस्टीन चाचा ने तो इसको नष्ट कर दिया, ऊर्जा में बदल दिया, हाँ ठीक है, वो मॉडर्न फिजिक्स की बात है, वो चिर सम्मत की बात है। हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा है ना तो वो उत्पन्न होगी ना वो नष्ट होगी, एक रूप। मतलब मान लो गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा है, इसको आपने विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया। यानी आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी जब वो गतिज ऊर्जा थी, मान लो जब वो 50 जूल थी, तो जब वो विद्युत ऊर्जा थी तब भी वो 50 ही जूल थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, अपना टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो संरक्षण का सिद्धांत है, संरक्षण का सिद्धांत है तो एक लाइन फ्री में मिलेगी, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर और क्या किया जा सकता है, देखो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है।
नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसको इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो बेटा, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, फिर क्या किया जा सकता है सर? स्थानांतरित, मतलब एक वस्तु पे है तो दूसरी वस्तु पे भेज दिए, यहां पे है तो वहां पे भेज दिए। एक बच्चा आ गया हमारे पास, कहेगा सर हमने पिन को रगड़ा, देखो पिन के ऊपर कोई आवेश है क्या? पहले हमको पिन दिया करे, देखिए सर इसके ऊपर कोई आवेश है क्या? नहीं। अब देखो हमने पिन को बाल से रगड़ा, देखिए इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया। सर उत्पन्न तो हो गया, आपने तो कहा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ने इसी समाधान को देने के लिए एक लाइन लिख दी, कह रहा कि निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। मतलब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा एक निकाय, एक आइसोलेटेड निकाय, जिससे ना तो कोई चीज बाहर जा रही हो, ना ही कोई चीज क्या हो रही हो, अंदर आ रही हो। अब हमने कहा पिन में से तो रगड़ दिया, पिन के ऊपर आवेश नहीं था, उत्पन्न हो गया, लेकिन भैया पिन से इलेक्ट्रॉन तो कहीं भेज दिए। तो इंसुलेटेड निकाय होगा तो एक है तुम्हारी बालों की खोपड़ी, ये है रेशमी बाल, ये है रेशमी बाल, एक है आपका पिन, एक क्या है आपका पिन। जब पिन को आपने बालों से रगड़ा, हेयर से रगड़ा, तो अगर इस पिन के ऊपर 4 कूलम आवेश आ गया तो इस बालों के ऊपर -4 कूलम आवेश आ गया, कुल आवेश 0 ही है बेटा। कुल आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है ना तो नष्ट हुआ है। समझ रहे हो बात को? यही है कहानी, यही है। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि भाई एक निकाय है, उसमें कई सारे पिंड हैं, एक पिंड है जिसके ऊपर है 3 कूलम आवेश, दूसरा पिंड है जिसके ऊपर है 7 कूलम आवेश, और तीसरा पिंड है, ये पिंड है ए, ये पिंड है बी, ये पिंड है सी, इसके ऊपर है -13 कूलम आवेश। आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे घाड़ खूब तेजी से एकदम हिला दिए तो टकराए तो घर्षण हुआ। क्या हुआ? घर्षण हुआ। जैसे ही घर्षण हुआ क्या हो गया? आवेशों के मान अलग अलग हो गए। देखिए भैया, वस्तु ए के ऊपर था 5 कूलम आवेश, अभी 3 कूलम, अब हो गया 5 कूलम। वस्तु बी के ऊपर -10 कूलम आवेश। हमने कहा बताओ वस्तु सी पर कितना कूलम है? आवेश से बताओ। कहोगे सर आपने यही बताया है कि निकाय है आइसोलेटेड, यानी इन दीवारों ने कोई भी आवेश ना तो ग्रहण किया ना तो नष्ट किया। ऐसा हम एक इमेजिनरी कंडीशंस को मान रहे हैं। आवेश जो भी ट्रांसफर होगा आपस में ही ट्रांसफर होगा। तो निकाय का कुल आवेश कितना था? देखो 3 कूलम, 3 + 7 और -13। पहला वाला नियम, आवेशों की योज्यताओं को साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा या घटाया जाता है। देखो 7 और 3 10 और -13 यानी -3 कूलम आवेश है। इस निकाय का आवेश है -3 कूलम आवेश। अब कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा भी आ जाए, इस 3 कूलम को कुछ नहीं कर सकते अगर ये आइसोलेटेड निकाय है। इससे कोई चीज ना तो बाहर जा रही ना तो अंदर आ रही, इसका हमेशा आवेश -3 कूलम आवेश रहेगा। किसी दिन बेटा अगर ब्रह्मा जी गुस्सा गए ना, बवाल हो जाएगा, अगर तुम हमको काहे बीच में लपेट देते हो फिजिक्स में। चलो देखो, जब ऐड करोगे तो -3 कूलमी आवेश रहने वाला है, यानी 5 -10 और प्लस, मान लो कि सी के ऊपर x चार्ज है, वो बराबर कितना रहेगा? -3 रहेगा। क्यों बेटा? जब कुल जोड़ोगे तो इसका भी -3 होना चाहिए, क्योंकि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही आवेश को नष्ट। तो क्या हो गया? -10 और +5, -5 प्लस x बराबर -5। जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 + 5, x का मान आ गया 2 कूलम, यानी सी के ऊपर रहेगा बेटा 2 कूलम। देखो जोड़ लो कितना? 5 और 3 8 और +8 -10 में से जाएगा तो -3 कूलम, और देखो इधर भी -3 कूलम आवेश था। समझ गए बात को? ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना कि एक निकाय है, उसमें 3 वस्तुएं हैं,
एक वस्तु के ऊपर है 5 कूलम आवेश और दूसरी बी वस्तु के ऊपर है 30 कूलम आवेश, और एक तीसरी वस्तु है उसके ऊपर है -10 कूलम आवेश, और घड़ दिए, घड़ 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 घड़। और बाद में जब चेक किया गया तो ए वस्तु के ऊपर निकला 0 कूलम आवेश, कोई आवेश ही नहीं था, और बी वस्तु के ऊपर जो निकला वो निकला -10 कूलम आवेश। तो सी वस्तु के ऊपर कितना आवेश है कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो, तो वेरी वेरी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और, अगर आप लोगों ने क्लास 12 के रोड मैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये रोड मैप वाला वीडियो जाकर के देख लो एक बार। है ही नहीं, स्लाइड में नहीं है रोड मैप वाला वीडियो। कोई बात नहीं बेटा, रोड मैप वाला वीडियो अभी ऊपर ही होगा, ठीक है, उसको जाकर के देख लेना। जो हमने मेन पेज में आपकी प्लेलिस्ट सेट करके रखी है उसमें होगा आपके लिए फॉर यू बाय अरुण सर, उसमें जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो रोड मैप वाला वीडियो। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पूरी साल में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बने रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और मजे के साथ इसको पढ़ते रहो बेटा, टेंशन लेनी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।